थी। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको बधाई कि आप बड़े सुंदर शहर से हैं। कहते हैं कि हजारीबाग हजार बागों का शहर, तो उनमें से कुछ फूल आ करके यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं खाली इतने कहना चाहूंगा कि फूलों में महक तो होती है, लेकिन फूलों की महक खाली उसी तरफ जाती है जिस तरफ हवा बहती है। लेकिन जब फूलों की महक को ऐसे विद्वानों का साथ मिल जाता है तो महक खाली हवा की दिशा के साथ नहीं जाती, वो चारों तरफ फैलती है। तो जो आज यहाँ चर्चा होगी उसकी चर्चा चारों तरफ हो, इसी विश्वास के साथ। मैं कल आया, एयरपोर्ट पर उतरा, ये लोग लेने गए हुए थे। एयरपोर्ट से कुछ आगे बढ़ा, सड़क पर 3-4 बड़े बड़े पेड़ थे। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज के पेड़ थे, कि उस पेड़ पर कोई पत्ती भी नहीं थी या बहुत कम पत्ती थी। उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था, हर पेड़ पर एक बोर्ड लगा हुआ था रांची में कि मैं कल्पतरु हूं, 250 वर्ष हमारी आयु है, मेरी रक्षा करें। मुझे लगता है कि कल्पतरु जिससे हम लोग हर मन की इच्छा पूरी होने की लालसा रखते थे, वो सड़क पर खड़े होके कह रहा था कि मेरी रक्षा करें। शायद वही हाल शिक्षा का है कि जिसको संस्कारित करने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की थी, आज वो कह रही है कि हमको कुसंस्कारों से बचाओ, समाज हमको प्रश्रय दे। मिश्रा जी से बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं कालीकुब्ज ब्राह्मण हूं, उसी वर्ग का ब्राह्मण हूं जिस वर्ग के आप ब्राह्मण हैं। तो हमने कहा फिर आपने कॉलेज का नाम गौतम बुद्ध कॉलेज क्यों रखा, क्या कारण? तो 2 चीजें बताई उन्होंने। एक दिन उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध प्रथम शिक्षक थे। अब प्रथम थे नहीं थे, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन प्रखर शिक्षक जरूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि यही एक बगल में गांव है इटखोरी, और कहे उस गांव का रिश्ता महात्मा बुद्ध से है। वो पहले इटखोरी नहीं था, वो इटखोई था। जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे तो अंत में उनकी मौसी ढूंढते ढूंढते यहीं पर आ पाई थी खोई में, और उसके बाद फिर गौतम बुद्ध का नहीं पता चला, यहां तक वो सिद्धार्थ थे, उसके बाद वो बुद्ध होकर के निकले थे। तो मैं अपनी बात महात्मा बुद्ध से ही शुरू करना चाहता हूं और उसके बाद मैं टॉपिक पर आना चाहता हूं, दोनों को लिंक करने की कोशिश करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ थे, पिता सुधोधन थे, पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में उनको बीमार व्यक्ति को देख करके, मृत व्यक्ति को देख करके आभास हुआ कि एक अलग तरीके के चिंतन की जरूरत है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया और एक रात में सोती हुई पत्नी और सोते हुए बच्चे, जिसके पैर अभी पलंग से उतरे भी नहीं थे, छोड़ करके वो ज्ञान की प्राप्ति में बाहर चले गए। सारनाथ में उन्होंने समाधि की, ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद नहीं, गौतम गया में, उसके बाद वो सारनाथ गए। जब वो गया में थे तो उनके 5 पहले शिष्य थे। उन्होंने देखा कि ये तो पागलपन कर रहे हैं, तो वो 5 शिष्य उनका साथ छोड़ करके भाग गए। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 5 प्रशिक्षुओं को शिक्षित किया कि जो उनका साथ छोड़ करके भाग गए थे।
धीमे धीमे खबर फैली, सुदोधन तक खबर पहुंची कि बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, वो सारनाथ में है। राजा सुदोधन ने बड़ा प्रयास किया कि बुद्ध लौट आए। उन्होंने बहुत दूत भेजे, रिश्तेदार भेजे, लेकिन बुद्ध इतने पावरफुल शिक्षक थे कि जो बुद्ध के पास जाता था वो उन्हीं का हो जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, जो पहुंचा उन्हीं का हो गया। राजा का कोई दूत वापस लौट करके आया ही नहीं। शिक्षक की ये विशेषता देखो, उसकी पर्सनालिटी देखो, उसके शब्द देखो, उसकी सोच देखो कि जो उनको समझाने पहुंचता था घर लौट चलो, वो खुद वहीं जाकर के बस जाता था, रह जाता था। एक इनका बड़ा बचपन का दोस्त था। राजा ने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं जानता हूं लौट के तुम नहीं आओगे, लेकिन लौट के ना आने से पहले तुम मेरा मैसेज बुद्ध को जरूर कह देना कि तुम्हारे पिता राजा सुदोधन तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। वो मित्र गया। वो जानता था कि बुद्ध के आकर्षण से बच पाना मुश्किल है, तो उसने सबसे पहले अपनी बात ही कही कि भाई पिताजी ने याद किया है, एक बार आप जरूर वहां जाओ। वो इतना कह के वो भी बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया, वो भी बुद्ध का शिष्य हो गया। बुद्ध गए, पिताजी के पास मैसेज भेजा कि मैं आऊंगा। राजमहल में नहीं रुके, धर्मशाला में रुके। राजा ने कहा कि आप तो राजपुत्र हैं, धर्मशाला में रुकोगे, चर्चा की बात है। उन्होंने कहा मैं राजपुत्र नहीं हूं, मैंने तो समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूं, मैं तो धर्मशाला में ही रहूंगा, मैं यहीं से अपना काम करूंगा। हाँ, आपसे मिलने जरूर आऊंगा। राजमहल में जहां पर मेन कोर्ट रूम होता है, बुद्ध वहां राजा के से मिलने गए। लगा हुआ था पूरा कोर्ट, सबसे मिले और बुद्ध ने इधर उधर निगाह डाल करके देखा। उनको उम्मीद था कि यहाँ कहीं पर सुयोधना या जो उनकी पत्नी थी, सुलोचना, सुयोधना, अभी मैंने नाम दिया था, यशोधरा भी यहाँ पर होंगी कहीं न कहीं। उस पूरे हाल में यशोधरा कहीं नहीं। बुद्ध ने अपने राजा से पूछा कि यशोधरा नहीं आई, तो कहे यशोधरा ने कहा है कि अगर सिद्धार्थ को मिलना है, बुद्ध को मिलना है, तो वो मेरे कक्ष में आए, मैं मिलने नहीं जाऊंगी। बुद्ध उनके भी कक्ष में मिलने के लिए गए। अब देखिए कि जो पत्नी, जिसके पति छोड़ के चले गए हैं बड़ी यंग एज में, और उससे मिलने जब उसका पति जा, बुद्ध वहां जाकर के ये नहीं कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं, मेरे से गड़बड़ हो गया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, सोते हुए नहीं जाना चाहिए। बुद्ध वहां जाकर के कहते हैं भिक्षाम दे। और उस रानी की भी उस बात देखिए, उसने भिक्षा में क्या दिया कि जो राहुल 6-7 साल का हो गया था, उसकी उंगली पकड़ करके बुद्ध को पकड़ा दिया कि अगर मांग रहे हो, बड़ा बढ़िया सा मैथिली सनातन ने लिखा है कि वो अपनी दोस्त से कहती कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी अगर ये चले जाते, सखी ये मुझसे कह के जाते, खाली ये मुझसे बता के जाते, कह के जाते, तो क्या मैं इनके रास्ते की अड़चन बनती। समाज में शिक्षित करने के लिए जो कष्ट उस रानी ने उठाए, बच्चे को दान किया जो उसने उठाया, बुद्ध के सामने बहुत सारे से प्रलोभन थे, उन सबको त्याग करके बुद्ध ने जो देश दुनिया का शिक्षक बनने का दायित्व निभाया, वो प्रशंसनीय है, हजारों सालों से प्रशंसनीय है। और अगर हमें शिक्षक बन, बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन की बॉडी होनी चाहिए। और उसके बाद सैडलर ने रिकमेंडेशन दी कि अगर आप टीचर बनाना चाहते हो तो कम से कम 3 चीजें आप टीचर्स को जरूर बताओ। और वो 3 चीजें थी कि कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, पेडागॉजिकल जो इश्यूज हैं वो डील करना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो समाज के साथ पार्टिसिपेशन है, उस पर उनको फोकस होना चाहिए। उसके बाद 18 विश्वविद्यालय थे उस समय, करीब 1920 के आसपास, 21 के आसपास
18 में से 13 विश्वविद्यालयों में एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू किए गए। दिल्ली में भी शुरू हुआ, शायद आपसे पहले लेडी इरविन कॉलेज में शुरू हुआ था। हमारे यहाँ 1946 तो लेडी इरविन कॉलेज 36 का 1936 में लेडी इरविन कॉलेज में शुरू हुआ। और बहुत सारे से कॉलेज, विद्या भवन, वर्धा, सब अच्छे अच्छे कॉलेज शुरू हुए। ये तो एक छोटा सा एक हिस्ट्री है। लेकिन जो सैडलर ने कहा था मुझे पढ़ाने चाहिए, अभी भी हमारा पूरा ताना बाना, हमने 4 ईयर इंटीग्रेटेड में 7 कंपोनेंट कर दिए हैं कि 15 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम से लेकर के, और फिर किस तरीके से हमारे क्या कोर पेपर्स होंगे, क्या हमारे पेडागोजिकल पेपर्स होंगे, क्या हमारे इलेक्टिव होंगे, क्या हमारे अलग कंपोनेंट्स होंगे, सोशल सर्विस क्या होगा। लेकिन हम बेसिकली उन्हीं 3 कंपोनेंट के आसपास घूम रहे हैं। अगर लिखना है बीएड में तो जो अल्पोर्ट की परिभाषा याद की थी ना, वही याद है हमको ना, कि पर्सनालिटी is a dynamic coordination of those psychophysical system which determines a unique adjustment with the environment। हम वही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा ना, जबकि हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके एडमिशन कौन लेगा? मेरिट से आएगा, सेंट्रलाइज टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन में जो अच्छा करेगा वो अच्छा करेगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अब आप देखिएगा एजुकेशन का पर्पज क्या है? क्या एजुकेशन का पर्पज कंपटीशन है? जहां कंपटीशन होता है, क्या होता है वहां पर? क्लासरूम में अगर आपके बच्चे ने 99% नंबर पाए हैं और दूसरी पोजीशन है, तो आप दुखी हैं कि दूसरी पोजीशन क्यों है, पहली क्यों नहीं? और अगर वहीं दूसरी तरफ आपके बच्चे के 40% नंबर हैं और क्लास में पहली पोजीशन है, तो आप बड़े खुश हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। अब आप हमको ये बताओ कि आपका उद्देश्य क्या था? जब आपका बच्चा दूसरे बच्चों को नीचा दिखा देता है, जब उनको कमजोर साबित कर देता है, जब उनको नकारा साबित कर देता है, तब आपको खुशी होगी कि हमारा बच्चा अच्छा है। और जब सबको नकारा साबित करके आप अपनी इंडिविजुअल सत्ता स्टेबलिश करोगे, तो आपको व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिल सकती है। आप आईएएस ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा। और इंडिविजुअल सफलता पाने के लिए आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, आप दूसरे को धोखा देते हो, आप अपने सहपाठियों से कहते हो कि मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो रात में पूरी तरीके से चादर खींच करके सोया, और सब वो झूठ मूठ बोल करके और क्लास में आप पहले पोजीशन में आ सकते। हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि एक व्यक्ति न पास हो, एक विद्यार्थी न पास हो, क्लास पास हो, डिस्ट्रिक्ट पास हो, प्रदेश पास हो, देश पास हो। हम कहते हैं फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम फिनलैंड के किसी स्कूल का नाम नहीं लेते हैं, हम फिनलैंड की किसी क्लास का नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने वो क्वालिटी इंडिकेटर्स तय किए हैं कि पूरी दुनिया कहती है कि फिनलैंड का सिस्टम अच्छा है। और जब तक हमारे यहाँ राम प्रकाश विनोद कुमार पास होंगे, तब तक इंडिविजुअल पास होंगे ना आपके पास, और जब तक समाज के सब लोग नहीं होंगे, अच्छे होंगे, तब तक राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। बातें बहुत सारी सी हैं, समय कम है, ज्यादा तो हमको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पर ही बोलना चाहिए। मैडम तो पढ़ाती हैं, इनके यहाँ तो चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत समय से चल रहा है। आपके यहाँ एक माता सुंदरी कॉलेज है ना, शायद वहां भी चलता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, वहां भी चलता है। अब देखिए इनके यहाँ पढ़ाने के 2 तरीके हैं। सुबह बात हो रही थी कि इंटीग्रेशन होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, और सब चीजें आपस में दूध पानी के तरीके से मिल जाएंगी। माता सुंदरी कॉलेज में जो पढ़ाने का तरीका है, साइंस वाला साइंस फैकल्टी में साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स फैकल्टी में आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स फैकल्टी में कॉमर्स पढ़ेगा, फिर वो एजुकेशन में आ जाएगा, और जो एजुकेशन के कंपोनेंट हैं वो एजुकेशन वाला करेगा। साइंस वाले को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, एजुकेशन वाले को साइंस से कोई लेना देना नहीं।
शायद मुझे बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी का अनुभव नहीं, मतलब सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। शायद आपके यहाँ अप्रोच ये है कि आपके लोग जिसमें आपकी मास्टर डिग्री होती है आप वो पेपर डील करते हो, नहीं ऐसा नहीं है? सर ऐसा मतलब कि फरमान आया था, हमने माना। अब माना नहीं, मतलब आया होगा, मैंने कहीं सुना था, हमने पढ़ा था कहीं पर। अब आप हमको ये बताइएगा किस तरीके से, किसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो? बच्चे का, बच्चे की सोच का, बच्चे की सोच का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम पढ़ाएंगे अलग अलग, हम अपना इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम बच्चे की सोच का इंटीग्रेशन करेंगे। अरे जब तक आप अपना इंटीग्रेशन नहीं करोगे, अरे हिस्ट्री का एजुकेशन के साथ इंटीग्रेशन करो, हिस्ट्री का एजुकेशन के साथ इंटीग्रेशन करो, एजुकेशन का हिस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन करो। हिस्ट्री में ये पढ़ाओ कि एजुकेशन क्या होती है। हम चाहे मेडिवल हिस्ट्री पर कम फोकस दें, हम चाहे कॉलोनियल हिस्ट्री पर कम फोकस दें, लेकिन हिस्ट्री में एजुकेशन के लिए क्या हुआ है, अगर हमारा कोई 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का बच्चा है तो उसको हिस्ट्री में ये पढ़ाना चाहिए। हम चाहे बाबर कम पढ़ाएं, हम चाहे अकबर कम पढ़ाएं, हम चाहे गौरी कम पढ़ाएं, हम चाहे गुप्ता पीरियड कम पढ़ाएं, हम खाली ये पढ़ाएं कि प्राचीन काल से लेकर के शिक्षा के रूप में हमारे समाज ने किस तरीके से करवटें बदली है, क्या हमारी अच्छी चीजें रही है, क्या हमारी उतनी अच्छी चीजें नहीं रही है, तब इंटीग्रेशन होगा। हमने क्या किया, वही मेजर माइनर, आप 2 मेजर ले लो। क्या 2 मेजर ले लो? आप साइंस के स्टूडेंट हो तो पहले साइंस में 2 मेजर लेते थे, अब तुम साइंस में 2 मेजर ना लो, साइंस में आप एक ही मेजर ले लो। एक मेजर आपका एजुकेशन हो जाएगा। और जो पहले 2 मेजर होते थे, एक तो एजुकेशन हो गया तो तीसरा मेजर तो नहीं हो सकता, तीसरा माइनर हो जाएगा ना। अब कंसेप्ट क्या है पूरे मॉडल में? 2 मेजर 1 माइनर, ठीक है ना? नहीं है? माइनर है ही नहीं। देख लो मैडम, सर मैं तो कर रही हूँ डबल मेजर, मैडम सिलेबस, एजुकेशन वाले डबल मेजर होगा एक। मैं बता, मैडम सिलेबस मुझे जेल में रखा है, सर अगस्त ठीक है ना? तो सिलेबस मुझे जेल में है ना। सर अगस्त में कॉलेज में पढ़ी। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं, मैं देश का सर मैं देश की बात कर रही हूँ। 2 नहीं, मतलब देश जाके आपके पास 2 मेजर ना हाथ खड़ा हम करेक्ट कर दो, कोई कोई जितना मैंने, क्योंकि जब आपका शुरू हुआ था 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स तो उसकी पहली कमेटी का पहला चेयरमैन था उस समय का, मतलब बाद में अभी आपका बदल गया, आपको चीज, ठीक है। मेरा खाली कहना यह है, इस मेजर माइनर के खेल से बचिएगा। हमारे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में हमने कसम खा ली कि हम खाली टीचर नहीं तैयार कर रहे हैं, हम एक टीचर तैयार कर रहे हैं और एक हम ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं। ऐसा ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं कि जो आईएएस भी बन सकता है, जो पुलिस में दरोगा भी बन सकता है, जो वकील भी बन सकता है, जो टीचर भी हो सकता है। मेरा तो मतलब था, अगर मैं होता तो ना मैं तो इंटीग्रेट करता, ना मैं मल्टी डिसिप्लिनरी पर जाता, मैं तो मर्ज करता, और मैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को इतना नकारा बनाता कि वो टीचर बनने के अलावा कुछ बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो गणित का सवाल लगाइएगा, और अगर वो गंगा नदी में नहाने से साफ होती है तो गंगा नदी में डुबकी लगाइएगा। किताबें पढ़वाना आपका पर्पज नहीं है, आपका पर्पज है कि जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं कि वो आने वाली सिचुएशन में चाहते हैं, भाई मैं सेकेंडरी में सीखना चाहता हूँ, मिडिल में सीखना चाहते हो, मिडिल में आ जाओ, कब हो जाएगा? हमने कहीं पढ़ा था इंटीग्रेशन का एक मॉडल कि जो लोग ब्लड टेस्टिंग के लिए घर घर जा करके ब्लड इकट्ठा करते हैं, तो क्या उनको भाई पहले वो ब्लड इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि भाई हम ब्लड किस तरीके से लैब में देते हैं, फिर उनके बाद ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई वहाँ पर ब्लड का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर और अच्छा करते हैं तो उनको पैथोलॉजी के लिए तैयार करना चाहिए, और अच्छा करते हैं तो पैथोलॉजी का उनको डॉक्टर बना देना चाहिए। तो अगर आप सबके लिए ओपन करते हैं कि इफ यू वांट टू एंटर इन दिस प्रोफेशन यू स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल, और अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन में जो सीखा है, ऐसा नहीं है कि वो हायर एजुकेशन के लिए व्यर्थ है। मैंने प्राइमरी एजुकेशन में जो सीखा है वो हायर एजुकेशन को डील करने के लिए हमको बहुत सारी सी ताकत देता है, बहुत सारी सी समझ देता है। तो अगर इंटीग्रेशन वर्टिकल होता तो बुरा नहीं। अगर आपको इंटीग्रेशन करना ही था तो खाली सो कॉल्ड आप टाइम मत लगा दीजिए, आप स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन करिए, आप ह्यूमन इंटीग्रेशन करिए,
आप जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग टूल है उनका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन पेडागॉजिकल जो इंटीग्रेशन है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और अगर वो इंटीग्रेशन होगा तो हमारा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बढ़ेगा। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि कोई मैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के खिलाफ हूं। अच्छा है, वकालत है, मेडिकल है, टीचर एजुकेशन भी प्रोफेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए। जब लॉन्ग ड्यूरेशन होता है तो जो हमारी प्रोफेशनल बॉडी होती है उसके लिए हमारा कमिटमेंट ज़्यादा मजबूत होता है, हम ज़्यादा मेहनत के साथ उसके साथ काम करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा ये इंटीग्रेशन और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ज़्यादा बेहतर चलना चाहिए। एक बात सबके लिए मत खोलो, मैन पावर प्लानिंग करो। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ। सन 70-75 से पहले वहां पहले प्राइमरी स्कूल में टीचर अपॉइंट होता था, पहले टीचर अपॉइंट होता था, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती थी। आईएएस पहले अपॉइंट होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। अगर आप मैन पावर प्लानिंग करोगे तो इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड के रिगरस प्रोसेस से जो बच्चे निकलेंगे वो निश्चित रूप से विवेकानंद होंगे, वो निश्चित रूप से बुद्ध होंगे, वो निश्चित रूप से आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करेंगे। दूसरा मेरा ये कहना था, हॉस्पिटल मॉडल हमारी बॉडी ने कहा, एनसीटी से मैं भी जुड़ा हूं, बहुत सारी कमेटी में, उनकी आधी कमेटियों में रहा हूं, तो दोस्त भैया मेरा भी उतना है। हमने कहा कि अगर ये बीएड कॉलेज है तो स्कूल 5 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए, मतलब स्कूल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब बीएड कॉलेज है तो स्कूल नहीं हो सकता, और जब स्कूल नहीं हो सकता है तो बच्चा प्रैक्टिस क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। हमें तो लगता है कि बीएड वहीं पर होना चाहिए कि जो अच्छे स्कूल है, जो अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं पर ट्रेनिंग हो सकती है डॉक्टर। और अगर हम कहो कि हम तुमको अपने एमबीबीएस पढ़ा करके छोड़ देंगे कि तुम जाओ 3 महीने की इंटर्नशिप कर रहो, तो फर्जी सर्टिफिकेट ला करके आपको देगा ही। अरे डॉक्टर की इंटर्नशिप तब होता है जब वो मेडिकल कॉलेज में जहां पर मरीज भर्ती हैं, डॉक्टरों के साथ मिल करके उनका इलाज करता है। और अगर हम ये हॉस्पिटल मॉडल यहाँ पर भी शुरू करें, ताज होटल जो है आज की तारीख में उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी का होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मांगते। वो कहते हैं अगर मेरे यहाँ काम करना आपको है तो मेरे यहाँ से आपको इन हाउस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स अगर ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑर्गेनाइज करें बेहतर होगा, अच्छा होगा। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कर सकें। हमको ट्रेनर नहीं चाहिए, हमको टीचर चाहिए। ट्रेनर आपका दिमाग कुंद कर देते हैं, टीचर आपका दिमाग खोलता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे टीचर चाहिए जिनका विजन बड़ा है, हमारे पढ़ाई के तरीके में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो ना, हम ज्ञान की संरचना कर सकें, हम ज्ञान की रचना कर सकें। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने रेडीमेड नॉलेज है, जो किताबों में लिखा है, जो किताबें पढ़ के टीचर बोलता है, उससे बड़ा खतरा इस दुनिया के लिए कोई नहीं है। हमारा नॉलेज ओपन होना चाहिए। हम अगर जब तक नए ज्ञान की संरचना नहीं करेंगे तब तक विकास कैसे। हमारे लखनऊ में एक शायर थे, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया था, तो कुछ शागिर्द उनके थे। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा मैं अपनी एक वसीयत लिखे जा रहा हूँ, और जो वसीयत को पढ़ने के बाद ही मेरा जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो होंगे। उनकी डेथ हुई, चेले उनको उठा के गोमती किनारे लाए, वहाँ कब्रिस्तान था, गड्ढा खोदा गया और उसके बाद उनकी वसीयत खोली गई। एक धोबी वहाँ कपड़े धो रहा था, तो उस वसीयत में लिखा हुआ था कि मैं शेर की एक लाइन लिखे जा रहा हूँ, जो दूसरी लाइन पूरा करेगा वही मेरा लास्ट रिचुअल करेगा। तो वही वो पहली लाइन पढ़ी गई कि पहली लाइन क्या है, तो पहली लाइन लिखी हुई थी, क्या तू एक बार देख लेती तो तेरा हाथ टूट जाता ना, क्या तू एक बार देख लेती तो तेरा हाथ टूट जाता। अगर आप हमारी तरफ एक बार देख लेती तो क्या तुम्हारा हाथ टूट जाता। अब सब लोग बहुत परेशान कहते, बड़ी अजीब लाइन लिखी है। दूसरी लाइन कैसे हो, सुबह से शाम तक बैठे रहे, डेड बॉडी रखी रही, धोबी वो कपड़े धो के जा रहा था, उस
उसने देखा कि तो सुबह से शाम हो गई, डेड बॉडी लिए बैठे। जाते समय उसने पूछा कि भैया डेड बॉडी लिए बैठे हो, क्या काहे नहीं इसको दफना रहे हो? तो कहा यार ये मुद्दा था कि गुरुजी कह गए थे कि एक लाइन लिखे जा रहे हैं, दूसरी कोई पूरा करे तभी होगा। तो धोबी ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कपड़े धोते हम लोगों के तो कानों में आवाजें पड़ती हैं, तो कहो तो मैं कोशिश करूँ। उन्होंने कहा तू ही कोशिश कर भैया। तो धोबे ने दूसरी लाइन जो पूरी करने की कोशिश करी। पहली लाइन थी कि तू एक बार देख लेती तो क्या तेरा हाथ टूट जाता। दूसरी लाइन धोबी ने कही कि इतना भारी तो तेरे पीनस का पर्दा नहीं था। जिस डोली पर लड़की शादी में विदा होती है उसको पीनस कहते हैं, उसमें पड़ा हुआ पर्दा इतना भारी नहीं था कि अगर तुम हटा करके देख लेती तो तुम्हारा हाथ टूट जाता। डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप कैसे सोच सकते हैं। और हमको तो हमारा देश इस सन में स्वतंत्रता मिली, इसमें संविधान लागू हुआ। अरे सन 47 में ही स्वतंत्रता क्यों मिली? 15 अगस्त को ही क्यों मिली? मेरे गांव का एक आदमी था, वो मेरे से कह रहा था पढ़ा लिखा नहीं था, अभी भी जीवित है। हम अपने स्कूल के सामने खड़े थे, ऐसे बातचीत हो गई। मेरे पापा के साथ नाइट स्कूल में काम करता था। उसने कहा भैया वो यहाँ जब स्वतंत्रता मिलनी थी तो यहाँ पर्चे गिराए गए थे, और पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता नहीं मिलनी थी, स्वतंत्रता तो किसी दूसरी तारीख में मिलनी थी। उस समय तक हमको भी नहीं मालूम था, बाद में मालूम पड़ा कि स्वतंत्रता हमको सन 47 में नहीं मिलनी थी। इंग्लैंड से जो डेट तय हुई थी वो सन 48 थी, जून 48 थी। और उस समय विभिन्न परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि जल्दी के चक्कर में वो 15 अगस्त सन 47 कह करके हमको स्वतंत्रता दे करके चले गए। हम इतना पढ़ गए, हमको नहीं मालूम कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता क्यों मिली। वो अनपढ़ जो गाँव में आज भी रहता है, उसने समाज के किसी कोने से सीखा था कि हमको 15 अगस्त को स्वतंत्रता नहीं मिलनी थी, किसी दूसरी तारीख को। खैर, हम लोग डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। हमारा काम स्टैंप लगाना नहीं है, हमारा काम जो है वो चरित्र निर्माण करना है। हमारा नाम जो है वो व्यवस्था परिवर्तन करना है। रामायण में 2 चरित्र थे, एक राम का था, एक रावण का था। कहते हैं जिसके पास ताकत ज्यादा होती है जीवन में वो सफल होता है। रावण के पास राम से ताकत ज्यादा थी। फिर कहते हैं जिसके पास धन ज्यादा होता है वो ज्यादा सफल होता है। रावण के पास धन भी ज्यादा था। फिर कहते हैं जिसके पास बुद्धि ज्यादा होती है वो सफल होता है। रावण के पास राम से कहते हैं बुद्धि भी कम नहीं थी। फिर भी हम पूजा राम की करते हैं। क्यों राम की करते हैं? क्योंकि राम का चरित्र उत्तम था, और जब राम का चरित्र उत्तम था तो तीनों चीजें भले कम। हमको अपने इंटीग्रेटेड कोर्स से ऐसे संस्कारित पुरुष तैयार करने हैं, ऐसे संस्कारित शिक्षक तैयार करने हैं, ऐसी संस्कारित महिलाएं तैयार करनी है जो खाली आज के भारत के लिए ही नहीं, आने वाले हजारों सालों के भारत के लिए ऐसे संसाधनों का निर्माण कर सके कि कोई हमारी तरफ उंगली न उठा सके। हमारे बच्चों में बहुत संभावना है, उनको पता नहीं कितनी संभावना है। चाणक्य की मां से चंद्रगुप्त ने कहा कि आपने इस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखकर एक संभावना को जन्म दिया है, और शिक्षक के रूप में अब हमारी ये ड्यूटी है कि मैं 4 साल इसको अपने साथ रखकर इस संभावना को संभव बनाऊं। तो जब तक हमारे शिक्षक संभावना को संभव बनाने वाले नहीं होंगे, देश का भला नहीं। और यदि इंटीग्रेटेड कोर्स रियलिटी है आपके पास आएगी, आपको उससे गुजरना होगा। उसमें सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, कोई खराब बातें नहीं लिखी हुई है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसको उसमें इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की गई है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उसमें है नहीं। समस्या खाली एक ये है कि हमको पता ही नहीं कि आने वाले 10 साल में शिक्षा होगी कैसी। डेल कंपनी में एक सर्वे हुआ कि आने वाले 5 साल में कौन कौन सी किस तरीके के लिए लोगों को हमको तैयार करना चाहिए जॉब्स के लिए। सर्वे में निकल करके आया कि 5 साल बाद 85% जॉब कैसे होंगे ये हमको पता ही नहीं।
तो जब हमको यही नहीं पता है कि जॉब कैसे होंगे तो हम तैयार किसको करेंगे? भाई सन 80 में हमको तो नहीं अंदाजा था कि 2020 में कंप्यूटर इस तरीके से काम करेगा, तो हम तैयार किसके लिए करेंगे? तो जब हमको अभी ये बिल्कुल पक्का नहीं पता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, तो हम किस तरीके के शिक्षक तैयार करेंगे, ये हमारे सामने एक चैलेंज है। और आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि 20 साल बाद कैसी शिक्षा होगी, क्योंकि हर चीज इतनी तेजी के साथ होती है। तो आप करोगे क्या? आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपको बच्चों को कंटेंट के लिए नहीं तैयार करना होगा, आपके को बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज है वो किस तरीके से अधिक एक्टिव हो सके, मेंटल प्रोसेसिंग बहुत तेजी के साथ हो सके, उसके लिए तैयार करना। आपको मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ाना है कि 2 × 2 4 होता है। आपको मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ाना है कि वो परसेंट निकालेगा कि वो अलजेब्रा सॉल्व करेगा। आपको मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाना है कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, वो न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी शार्प हो सके, तेज हो सके। इस तरीके के चैलेंज हमारे पास आ रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, उसमें लैंग्वेज एबिलिटी हो, और अगर इन मानसिक शक्तियों को आप शार्पन करोगे तो वो आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार होगा, और फिर आने वाली सिचुएशन कैसी भी हो वो उसको फेस कर लेगा, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती। अधिकांश थोड़ा जिनका उम्र हो जाता है वो कहते हैं कि मैं आसानी से बदल नहीं पाता हूं। हमें उनको बदलने के लिए तैयार करना है, जो अच्छी चीज है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करना है, हमें उनको अच्छी भाषा के लिए स्वीकार करना है, हमें उनको प्रेम के लिए तैयार करना है, हमें उन्हें दया के लिए तैयार करना है, हमें उन्हें ट्रस्ट के लिए तैयार करना है, हमें उन्हें कोऑपरेशन के लिए तैयार करना है। अगर बच्चे में कोऑपरेशन है, लव है, केयर है, सहभागिता है, तो किसी भी स्थिति में उसको डाल दो, वो अच्छा टीचर होगा। और हमें लगता है कि जो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है वो इस तरीके के शिक्षक तैयार करने में सफल होगा। खाली अच्छे भवन बना देने से अच्छे टीचर नहीं तैयार होंगे। भवन के साथ साथ भावना भी अच्छी होनी चाहिए, चित्र के साथ साथ चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए, साधन के साथ साथ साधना भी अच्छी होनी चाहिए। और हमारी शिक्षा व्यवस्था तभी सफल होगी जब हमारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका मानवीय पक्ष प्रबल होगा, जो हमारे संस्कार की वैल्यूज हैं वो अपने आप को समाहित करने होंगे। और अंतिम बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी ने बुद्ध से कहा कि मैं बुद्ध बनना चाहता हूं, तो बुद्ध ने कहा अगर बुद्ध बनना चाहते हो तो शुद्ध हो। तो कहे शुद्ध कैसे हो जाता है? तो कहे शुद्ध होने के लिए कर्ता बनो, शुद्ध होने के लिए दृष्टा बनो, सुबुद्ध होने के लिए कर्ता दृष्टा श्रोता बनो। तो कहे मैं श्रोता तो हूं, कैसे श्रोता हूं? तो कहे आप सुनते वो है जो आपको सुनाया जाता है। आप अपना विकास इस तरीके से करो कि तुम वो तो सुनो ही जो तुमको सुनाया जाता है, पर तुम्हारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि तुम वो सुनो जो तुम सुनना चाहते हो। कोई तुमको गाली देता है, वो गाली तुम नहीं सुनना चाहते हो, तो तुम में ये ताकत होनी चाहिए कि मैं गाली नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि तुम वो देखो जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम अच्छाई देखना चाहते हो तो तुमको बुराई देखने के लिए कोई मजबूर कर सके, तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अच्छे कर्ता बनो, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। अगर दूसरा कोई तुमसे कुछ करा सकता है तो तुम अच्छा नहीं हो सकते हो। तो अगर बुद्ध बनना है, शुद्ध बनो। शुद्ध तब बनोगे जब दृष्टा बनोगे, आप कर्ता बनोगे और श्रोता बनोगे। और ये तभी संभव है जब आपको स्वयं का बोध होगा। जब स्वयं का बोध होगा तो आप संसार का बोध कर सकोगे। विज्ञान जो होता है दूसरों का बोध कराता है। एक ऐसा विषय जिसको क्या विद्युत क्या बोलते हैं, वो अपना बोध कराता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप अच्छे टीचर होंगे। आप महात्मा बुद्ध महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं। आप में इस तरीके के परिवर्तन हो कि विद्या जो सा विद्या या विमुक्तय से शुरू हुई थी, कि विद्या जो हमको मुक्त दिलाती है, लेकिन देखो आज विद्या ही हर जगह जंजीरों से जकड़ी हुई है। वहां से बढ़ते 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 महात्मा बुद्ध ने कहा कि विद्या वो है
जो आत्मदीपोध हो, जो आप में संभावनाएं हो, उनको संभव बनाने के लिए आपको स्पेस तैयार करती है, तो आप अपनी संभावनाओं को संभव बना सकें। आत्मदीपोध हो, आपकी सफलता तभी होगी जब 21st सेंचुरी में आप ऑटोमेटेड लर्नर होंगे। और ऑटोमेटेड लर्नर वो लर्नर होगा जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होगा, जो सेल्फ कंट्रोल्ड लर्नर होगा, जो सेल्फ मैनेज लर्नर होगा। अगर आपकी व्यवस्था दूसरे के द्वारा नियंत्रित है, आप जिंदगी में गुलाम हो सकते हो, सफल नहीं हो सकते हो। और अगर आपकी नियंत्रित नहीं है, आप खुद कंट्रोल करते हो, आप बहुत बढ़िया होगे। इसलिए बदलो, समय के साथ बदलो, अच्छी तरीके से बदलो, वो पढ़ो जो पढ़ना चाहते हो। क्या करोगे जानकर इतिहास अपने मुल्क का? ये अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है। जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जो पढ़ाया जाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया आपको जा रहा है। हमको ताजमहल पढ़ाया गया कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल है। मैं उदयपुर में पढ़ा हूँ। उदयपुर के एक राजा थे, उदयपुर के राजा थे, उनकी ससुराल जैसलमेर में थी। उन्होंने ताली बजा दी कि जाओ बहुत देर हो गया। ठीक है, तो वो राजा थे, उनको एक मिनट बस, उनको जाना था जैसलमेर। हरियाली तीज होता है, पहला त्योहार होता है, वो राजसमंद है। राजसमंद में गोमती नदी बहती है। गोमती नदी इतनी बढ़ी हुई थी कि राजसमंद में वो पार नहीं कर पाए गोमती नदी को। वो तय समय पर अपनी ससुराल जैसलमेर नहीं पहुंच पाए। राजा ने क्या किया कि उन्होंने वही डेरा डाल दिया। राजसमंद में राजसमंद झील बनवाई, और राजसमंद झील के साथ उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा अपना ना कि अगर आज तक अगर कोई प्रॉमिस करे कि हमको इस गोमती नदी को पार करके जाना है, तो अब किसी दूसरे को ये परेशानी न उठानी पड़े जो हमको उठानी पड़ी है। तो ताजमहल के बजाय दशरथ मांझी पढ़ो, राजा राजसमंद